चलिए बेटा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को कंसंट्रेशन शुरू करवाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने तीन कंसंट्रेशंस की बात करी थी। मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। गौर कीजिएगा, आज हम मान के चल सकते हैं हमारी क्लास 11th शुरू होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन की हम बात करने जा रहे हैं ये आज आप पहली बार देख रहे हो। दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं, और इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस टाइम पर न्यूमरेटर में मोल्स हैं और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, वो भी लीटर में, तो इसका यूनिट बन जाता है मोल पर लीटर। इसको मैं प्रेजेंट कर सकता हूं मोलर या कैपिटल एम से। वहीं पर इसको लिखने का ढंग सीखें। सपोज मैं एक कंटेनर लेकर आता हूं और कंटेनर 5 लीटर का है, तो इसके ऊपर लेबल लिखा होगा। सपोज मैं NaCl सोल्यूशन लेकर आया तो इसके ऊपर लेबल लगा होगा 5 मोलर NaCl सोल्यूशन। क्योंकि आप होमोजीनियस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप होमोजीनियस सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली यहां पर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। अगर मैं फॉर्मूला के अंदर जाता हूं तो मोलैरिटी जो कि 5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 5, तो आज इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं 25। अब जिस शॉप से मैं लेकर आ रहा हूं वो शॉप वाले ने डेफिनेटली किसी ना किसी बड़े कंटेनर से इसको पोर किया। वो कंटेनर अगर 50 लीटर का था तो डेफिनेटली उस पूरे कंटेनर के अंदर 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में 50, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 250 मोल्स। यहां से मैं क्या चीज बताना चाहता हूं, जब आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब आप एक होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो हर जगह ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, आप एक छोटी सी बाल्टी में यानी बकेट में ले आए सोल्यूशन, बॉटल में ले आए, कप में ले आए, किसी जार में ले आए, हर जगह पे कंसंट्रेशन रिमेन सेम, तो रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स का उसी के हिसाब से आएगा। अब इसको प्रेजेंट करने के काफी तरीके, तो मैं प्रेजेंट करने के तरीके लिखता हूं। अज्यूम करते हैं मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, तो कुछ जगहों पर 1 कैपिटल एम लिखा होगा, कुछ जगहों पर 1 मोलर सोल्यूशन लिखा होगा, और कुछ जगहों पर 1 मोल पर लीटर लिखा होगा। अब जब यह लिखा जाएगा तो डेफिनेटली हम इससे क्या चीज निकालते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मेरा 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 1 मोल सोल्यूट है। 5 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 5 मोल सोल्यूट है। 10 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 10 मोल सोल्यूट है, क्योंकि रेशो 1/1, 5/5, 10/10 इज 1 मोल पर लीटर। वहीं अगर लिखा जाता 10 मोलर सोल्यूशन, तो 10 लीटर सोल्यूशन अगर मेरे पास होता
तो 100 मोल सोल्यूट के होते, बेटा किसी को अगर कंफ्यूजन लगे तो इस फॉर्मूला में पुट कर सकता है बच्चा कि अगर मेरा सोल्यूशन 10 मोल पर लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की रेशो 10 आएगी। यानी सान्या अगर 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 10 मोल होंगे, और अगर 0.1 लीटर सोल्यूशन है तो उसके अंदर 1 मोल सोल्यूट होगा। तो ये हमारे लिए रेशोज हैं। अब इसी तरह से मैं और एक दो एग्जांपल्स लेता हूं, फिर आराम से हम कॉपी करेंगे एक बार। तो यहां पर अब मैंने लिख दिया सपोज m/10 सोल्यूशन। तो बेटा m/10 सोल्यूशन का मतलब है 1/10 मोलर सोल्यूशन या 0.1 मोलर सोल्यूशन। मैं m/10 बोलूं, मैं 1/10 मोलर बोलूं या 0.1 बोलूं, तीनों एक ही रिप्रेजेंटेशन। और यहां से क्या पता चलता है, 1 मोल ऑफ solute, 1 मोल ऑफ solute in 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन या 10 मोल ऑफ solute in 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वहीं इसको मैं डेसीमोलर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मुझे m/2 सोल्यूशन दे दिया जाए तो m/2 सोल्यूशन का मतलब है 1/2 मोलर सोल्यूशन या 0.5 मोलर सोल्यूशन। तो यहां पर m/2 या 1/2 मोलर या 0.5 मोलर सोल्यूशन मेरे लिए लिखा जाता है सेमी मोलर सोल्यूशन। और इसका मीनिंग कि अगर मैं एक बेसिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे लिए टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप किसी शॉप पर भी जाते हैं तो उसको कंसंट्रेशन बताते हैं और फिर उसकी एक वॉल्यूम लेकर आते हैं। ये इस चीज का एक कोर बेस है। जल्दी से एक बार कॉपी करेंगे फिर आगे बात करेंगे। सर। हाँ जी बेटा। सर आपकी आवाज मतलब बीच में थोड़ी थोड़ी सर कट रही थी अभी भी। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, हो सकता है मैंने माइक आगे पीछे प्लेस करा हो। ठीक है, ओके सर। ओके। थोड़ा जब भी सीरियस लॉकडाउन पे जाते हैं ना, तब नेट की फ्रिक्वेंसीज भी थोड़ी कम कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये चक्कर रहता है टाइम्स। सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हम इसको m/5 सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हाँ हाँ 0.2 मोल सॉल्यूशन हो जाएगा ना। बिल्कुल बेटा। m ओके बाय सर। 5 इज 1/5, 1/5 इज 0.2। आप बिल्कुल सही हो।
आई होप यहां तक कॉपी कर लिया होगा। बेटा प्लीज अपनी कॉपीज, अपने रजिस्टर्स इंटैक्ट बनाना। एक सजेशन है कि ऐसा करना, हर एक चैप्टर का एक रजिस्टर बनाना। दूसरी बात, मैं जो असेसमेंट्स, जो असाइनमेंट्स दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर वाइज जरूर लिखना। जैसे सपोज आज मिली असेसमेंट शीट, सपोज आज दे दी, तो आज की डेट ऊपर लिखकर उसके बाद उसको पूरा का पूरा असेसमेंट्स में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 की तरह करना। और फिर अगर मैं कोई बोल देता हूं कि सपोज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। उससे क्या होगा कि कल को जब आप चैप्टर रिवाइज करने जाओगे, एक तो सिंगल सिंगल चैप्टर बेस्ड रजिस्टर होगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। अच्छा आज फर्स्ट रजिस्टर निकालना है, आज फिफ्थ रजिस्टर निकालना है, चलो आज फर्स्ट और 8 चैप्टर का टेस्ट है, तो सिर्फ पहला और 8वां रजिस्टर निकाल के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मैं बता दूंगा चैप्टर के लिए रजिस्टर मोटा लगाना है, पतला लगाना है, दैट विल बी वेरी फाइन। हाँ, अगर आप इफ इन केस ऐसा नहीं कर सकते, आप सिंगल चैप्टर रख रहे हो, तो एक काम कर लेना कि आप चैप्टर के बाद पेज फोल्ड करके रख लेना। हाँ जी बेटा। सर एक बार फिर से कहना, आपकी आवाज कटती थी मेरी। मैं देख लेता हूँ बेटा। हाँ, मैं ये सिर्फ चीज बोल रहा था कि आप केमिस्ट्री बिगिन कर रहे हैं, तो सजेशन है कि हर एक चैप्टर का एक रजिस्टर लगाइएगा। दूसरी चीज, अगर मैं कोई असाइनमेंट दे रहा हूं, कोई असेसमेंट दे रहा हूं, कोई होमवर्क दे रहा हूं, तो उसको डेट वाइज डेट करना, ताकि कल को जब आप रिवाइज करने बैठो आपके लिए आसान रहे। आप असाइनमेंट नंबर 4 निकालते हो, इसका क्वेश्चन नंबर 28 देखते हो, और फिर भूल जाते हो यार कौन से रजिस्टर में लिखा था, पहले में लिखा था, दूसरे में लिखा था, कहाँ लिखा था। तो वो बेटर रहेगा, आपने फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट निकाला, फर्स्ट चैप्टर का रजिस्टर निकाला, और देखा अच्छा ये फर्स्ट असाइनमेंट हो रखा है, ये सेकंड हो रखा है, ये थर्ड हो रखा है, तो आपके लिए क्वेश्चन को फॉलो करना बहुत आसान रहेगा। ये टेक्निक से आप अपने आप को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि बेटा लोगों को लगता है क्लास 11th का मतलब 1 साल, हमारे लिए ये क्लास 11th और 12th 2 साल है, और दोनों साल आपस में इंटर रिलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अगर सपने हैं, ड्रीम्स हैं डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की या एक अच्छा करियर ऑप्ट करने की, तो वो ड्रीम्स क्लास 11 12 की विंडो से ही निकलते हैं। तो जितना अच्छे तरीके से इन चीज को मेंटेन करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। एंड यू नेवर नो, चीजें आपको इतना इंटरेस्ट बना दें, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथ्स, कल को आप लोग भी पढ़ा रहे हो, तो वो इंटरेस्ट की कोर लाइन क्लास 11th एंड 12th से ही आती है। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। कर लिया ना बेटा कॉपी? यस सर। यस। चलिए, अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में चीजें लिखता हूं। देखिए बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaCl solution when
585 gram of NaCl is added to water so as to make 10 liter of solution. मैंने बेटा कुछ पानी लिया और उसमें NaCl घोल दिया. हम क्या हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं या हम लोग लैब्स के अंदर मेडिसिन बनाते हैं. तो हमारा इंस्ट्रक्टर आया और उसने बोला बाय द टाइम मैं आ रहा हूं आप क्या करो, एक कंटेनर के अंदर 585 ग्राम्स NaCl को पानी में घोल दो, जिससे घोलने के बाद 10 लीटर का सॉल्यूशन बन जाए. तो वो इंस्ट्रक्शन दी, हम घोलना शुरू हो गए. अब जब हमने घोला तो वहां पर मोलारिटी यानी उस पूरे के पूरे कंटेनर में जो सॉल्यूशन बना पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन आई, यानी कितना ज्यादा नमकीन पानी है या कितना कम नमकीन पानी है ये इस कैलकुलेशन से पता चलेगा. तो सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है NaCl is 580 is given mass upon molecular mass. गिवन मास देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl गिवन है हमें 585 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl निकाल लेते हैं. एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl 8.5. तो इस जगह पर अगर वैल्यूज पुट की जाए, गिवन मास 585 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 58.5, ये आ गए 10 मोल्स. यहां तक बेटा किसी को दिक्कत तो बताओ. नो सर. अब हम आते हैं अपनी मोलारिटी वाले क्वेश्चन के फॉर्मूला में. देखिए, कैलकुलेट दी कैपिटल M. तो कैपिटल M का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितनी थी 10, तो हमने निकाल लिया 1 पर लीटर या 1 मोलर या 1 कैपिटल M. हम तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसकी कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर ली. जल्दी से बेटा इसको कॉपी करेंगे. सर. हाँ जी बेटा. सर मोलारिटी की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? Molarity is the ratio of number of moles of solute with volume of solution in liter. जिसको मैंने आपकी मैथमेटिकली लिखा. ठीक है, और ज्यादा बेसिक जानना है तो मोलारिटी इज वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है.
चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं और चीजों को देखते हैं। कैलकुलेट द mass of H2SO4 needed to prepare 2.5 molar 10 liter H2SO4 solution। अब देखो बेटा, लेबल्स लगे होते हैं। आप एक कंटेनर लेकर आए H2SO4 सॉल्यूशन का और उस पे टैग लगा हुआ था 10 लीटर 2.5 मोलर सॉल्यूशन। सान्या के अंदर क्यूरियोसिटी आई, मैं चेक करती हूं इसके अंदर H2SO4 है कितना, सोल्यूट कितना डल रखा है। तो करने का तरीका देखेंगे बेटा, प्लीज पहले डेटा को कॉपी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज 10 लीटर, molarity that is capital M is 0.5 molar। अब यहां पर मास ऑफ H2SO4 निकालना है। बेटा कभी भी कोई चीज की कंफ्यूजन हो तो जो क्वांटिटी गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलारिटी is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरे पास मोलारिटी है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। मैं इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अगर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाले फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मैं H2SO4 का क्या निकाल लूंगा? मास निकाल लूंगा। यानी मोलारिटी 2.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए अपने 25 मोल्स। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। थोड़ी सी यहां से जगह ले रहा हूं, फिर अगर किसी को कॉपी करना होगा तो कर सकेगा वहां पे वापस। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में अगर H2SO4 का निकालूं तो ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी 2 into 1 plus 1 into 32 plus 4 into 16 टोटल आया 98। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स थे बेटा 25, गिवन मास अपॉन में 98, तो गिवन मास हो गया 98 into 25 यानी 2450 ग्राम। जल्दी से देखेंगे बेटा, कोई डाउट रहेगा तो पूछेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है चीजों की।
एक और कंसेप्ट करते हैं और फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। अब बेटा मैं नेक्स्ट लिखता हूं मोलालिटी। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस कि मैं यहां पर m कैसा बनाता हूं, लेकिन मैं जानबूझकर जब मोलारिटी लिख रहा था तो ऐसे m बना रहा था, और जब मोलालिटी लिख रहा हूं तो कर्व्ड m बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मोलारिटी का जो यूनिट है या मोलारिटी का जो सिंबल है वो कैपिटल M है, और आज मोलालिटी का जो सिंबल है वो स्मॉल m है। फिर दोबारा से अगर साहिल डेफिनेशन मांगता है तो मोलालिटी इज द रेशियो ऑफ, जो भी न्यूमरेटर में लिखूंगा वो डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में लिखूंगा। क्या है? मोलालिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute to mass of solvent in kg। दो चीजों में वेरिएशन। पहला वेरिएशन वहां वॉल्यूम, यहां है मास। दूसरा वेरिएशन वहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट देखें तो यूनिट बन गया मोल्स अपॉन में मास, या सिंपली मोल पर केजी। लिखने के लिए मोलल या स्मॉल m। फिर वही डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मैंने 1 स्मॉल m लिखा हुआ है तो इसका क्लियर मीनिंग है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या 5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 5 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से स्मॉल m/10 लिखा तो ये 1/10m या 0.1 स्मॉल m या 1 मोल इन 10 kg ऑफ सॉल्वेंट, या सिंपली आप बोल सकते हैं डेसीमोलल सॉल्यूशन। तो ऐसे ही अगर मैं m/2 लूंगा सान्या तो ये 1/2 स्मॉल m या 0.5 स्मॉल m या 1 मोल इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट, या सिंपली सेमी मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे लिए टर्मिनोलॉजी रहेंगी। अब दिवांश मेरे से पूछता है सर मोलैरिटी और मोलालिटी में ठीक है फर्क मुझे समझ में आ गया, डिनोमिनेटर का फर्क है, लेकिन इसको लाया क्यों गया? तो उस चीज का आंसर दूंगा। जल्दी से पहले एक बार आप इसको कॉपी करिए। केमिस्ट्री पढ़ना या पढ़ाना एक आर्ट है और बहुत लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाती, चाहे पढ़ना चाहे पढ़ाना। इसलिए पढ़ने वाला बोलता है बहुत डिफिकल्ट, और पढ़ाने वाला बोलता है भैया बैठ जाओ, रट लो, देख लो, बस लिख लो, एक्सेप्शन है। ऐसे ही होता है, यही हुआ। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलकर
बस किसी भी तरीके से आपको बेवकूफ बना देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री इज वेरी इजी इफ वी क्लाइंब स्टेप बाय स्टेप। इतनी आसान चीज है, बस जरूरत है सिंगल सिंगल छोटे छोटे स्टेप्स लेने की। मैं कोई भी एथलीट रनर की बात करूं, और बाय गॉड ग्रेस मेरे घर में आजकल काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों ने भी छोटे बच्चों को देखा होगा। तो छोटा बच्चा अगर 1 साल 1.5 साल का होता है और वो चलना शुरू होता है, तो व्हाट यू सी इज दे टेक बेबी स्टेप्स। इनिशियली वो बेबी स्टेप्स लेते हैं और 15 साल बाद वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे होते हैं भागने का। दो चीजें हैं, पहले तो जो स्टार्ट होती है वो फर्म होती है, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स में क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी फर्म होती है कि हर कोई ये समझता है कि वो एक अच्छा स्टेप यहां सही तरीके से स्टेप ले रहा है अपनी लर्निंग को अच्छा रखते हुए। और सेम चीज हर एक नए सब्जेक्ट के साथ चलती है। कंसिडरिंग केमिस्ट्री टू बी द न्यू सब्जेक्ट, एक एक छोटा छोटा बेबी स्टेप लेकिन अच्छे तरीके से और बिना कोई स्टेप स्किप किए अगर आप लेते हैं तो यू नेवर नो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। मेरे साथ ऐसा बहुत इंस्टेंस होता है कि मेरे से पढ़ाए हुए बच्चे केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं और पढ़ाते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट ब्लेस्ड मूवमेंट फॉर मी कि शायद अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैं अपने से 100 या 150 केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस कर चुका हूं। वो मेरी तरफ से कोई उनको टीचर प्रोड्यूस करने का नहीं था, बट उन्होंने इस चीज को ऑप्ट करा, तो डेफिनेटली उन 2 साल के अंदर उन्होंने केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेस्ट लाइन बनाया। जीटीबी के अंदर टॉपर थी, वो पढ़ा रही हैं, उसके बाद हंसराज के टॉपर थी, वो पढ़ा रही हैं, और भी हैं काफी बच्चे यहाँ के आसपास के, आप लोगों के ब्रदर सिस्टर्स भी काफी मिलेंगे। तो इट फील्स वेरी ब्लेस्ड, और वो तभी आ सकता है जब आपकी कोर कंसेप्चुअल नॉलेज बड़ी स्ट्रांग हो, तभी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इवन अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशंस, मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, मेरी मास्टर्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर है, बट फोर्टे देखा जाए तो कोरली फिजिक्स का होना चाहिए। बट मैं केमिस्ट्री के साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि क्योंकि मेरा बेस बड़ा स्ट्रेंथफुल था। मुझे जब पढ़ाया गया था तो बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस के साथ पढ़ाया गया था, और एक एक छोटी से छोटी चीज को थॉरोली क्लियर करके दिया गया था। एंड दिस इज व्हाट इज एवरी टाइम रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। जब हम बेस के साथ चलते हैं, अभी तक आप कोई भी क्लास को उठा लो, आपको पिछली और आगे वाली क्लास के साथ लिंक नजर आएगा। टीचिंग लिंक्स के साथ होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चीजें रिलेट होते हुए होनी चाहिए। दिस इज हाउ केमिस्ट्री कैन बी वेरी इजी। और जब आप कहीं और या स्कूल में अपने देखोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं पढ़ाते, डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस है एंड डेफिनेटली दे आर गुड टीचर्स। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी सिखाता है तो दे आर वेरी गुड टीचर्स। बट कहां वो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं, वो रिस्पेक्ट, वो एंथुजियाज्म हर एक बड़े सारे फैक्टर्स से होते हुए निकलता है। तो उस टाइम पर जब इंटर रिलेट नहीं होता तो बच्चे का इंटरेस्ट लैप्स होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई क्लास मिस मत करो। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दो, सर ये प्रॉब्लम है, मैं होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, चलेगा। ये प्रॉब्लम है सर, आज की जगह मैं कल टेस्ट दे दूं, चलेगा। लेकिन ये चीज नहीं करनी कि क्लास मिस करनी है, क्योंकि 11th 12th का जो बेस बन जाएगा आपको नीट में, मेंस में, एडवांस में इतना बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। हम लोगों ने मोलैरिटी भी लिखा, मोलैलिटी भी लिखा, हालांकि मोलैलिटी के भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, लेकिन मोलैलिटी और मोलैरिटी ऑब्जर्व करें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
और उसी तरह से मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रखे जाएं, सपोज मैं एक कंटेनर लेकर आया, उसके अंदर मैंने कुछ अमाउंट का नमक मिला दिया, तो वो कांस्टेंट रह रहा है, मास कांस्टेंट रहता है। तो मेरे लिए मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। इस टाइम पर हमारे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो केमिस्ट्री में बड़ा रोल प्ले करते हैं, विच इज मास, या मैं इसको मोल्स बोल दूं, दोनों इंटर रिलेटेबल टर्म्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जनरली ये चारों चीजें ही किसी ना किसी क्वांटिटी को कम या ज्यादा करती, लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, या वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट मास डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, कंप्रेशन होगी, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, वॉल्यूम विल इंक्रीज। बट ऐसा कुछ भी हमने मास से रिलेट होते हुए नहीं देखा। तो हम क्या स्टेटमेंट देते हैं, एज वी नो volume is, as we know, volume is dependent on change in temperature and pressure. Therefore, molarity changes with change in other two factors। ये अदर टू कौन से हो गए, प्रेशर और टेम्परेचर। आप मेरे से सोल्यूशन परचेज करके लेके गए 5 लीटर 5 मोलर NaCl सोल्यूशन, सुबह लेकर गए जब टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, दोपहर हुई टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से वॉल्यूम में हल्का सा माइन्यूट सा चेंज आया होगा, और हल्का सा माइन्यूट सा चेंज आने की वजह से कंसंट्रेशन भी 4.9 या 5.1 हो गई। अब एक्यूरेट मेजरमेंट्स देखो, बल्क में बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्शंस की बात की जा रही है तो नेग्लिजिबल चेंज होगा, लेकिन फिर भी माना जाएगा। और जब हम लैब्स में करते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी 1 ml 2 ml 5 ml, आप मेडिसिन बना रहे हो 500 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम ऐसी चीजें, तो वहां पे तो हल्का सा भी फैक्टर चेंज बहुत कुछ चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से क्योंकि मोलैरिटी डिपेंडेंट है टेम्परेचर और प्रेशर में, हम जब भी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लेंगे वी हैव टू कीप सम आइसोलेटेड कंडीशंस, एटलीस्ट ऐसी कंडीशन जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे। बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर जहां होता है, कांस्टेंट आया आइसो,
और टेम्परेचर के लिए वर्ड लिखा गया थर्मल। इसी तरह से कांस्टेंट के लिए आया आइसो और प्रेशर के लिए लिखा गया बारिक। मुझे जरूर ऐसी कंडीशंस रखनी पड़ेंगी अगर मैं कंसंट्रेशन को मेजर कर रहा हूं मोलैरिटी में, यानी मुझे आइसोबारिक और आइसोथर्मल कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। इसका सिंपल मीनिंग है ऐसी कंडीशन जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, इसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। 1 मार्क का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल की टीचर्स का। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, तो आप इसका आंसर देंगे। जल्दी से कॉपी प्लीज। Sir, can you please repeat the question? Why molality is preferred over molarity? Sir, can you please explain the answer again? मैं बोल देता हूं बेटा। Since molality depends upon mass of solvent while molarity is volume dependent. As we know, volume is dependent on change in temperature and pressure. Therefore, molarity changes with the change in temperature and pressure. Hence, molality is preferred over molarity. ठीक है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है एज इट इज, आप उसको पूरा कॉपी कर रहे हैं। दो क्या बेटा? सर ये मतलब मोलैलिटी को क्यों प्रेफर करते हैं मोलैरिटी के ऊपर, समझ नहीं आया बेटा टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम देखें तो वो चेंज हमारे जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। कभी रूम टेम्परेचर 25 होता है, कभी 30 होता है, कभी 35 होता है, कभी 40 होता है। तो टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज होते रहेंगे तो जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट है जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, वॉल्यूम भी चेंज होती रहेगी। और जब किसी चीज का डिनोमिनेटर चेंज होगा तो वो रेशियो भी चेंज होती रहेगी। अगर मैंने 5 लीटर लिया वो 4.9 हो जाए, 5.1 हो जाए, 4.5 हो जाए, 5.5 हो जाए, तो मोलारिटी भी चेंज होएगी। अब क्योंकि मोलारिटी रेगुलर इंटरवल्स पे रूम टेम्परेचर पर जहां पर मैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं कर पा रहा हूं वहां पर चेंज होगी, तो क्या ये करेक्ट मेजरमेंट हो गया यूनिट? सानिया मेरे पास आई 5 मोलर सोल्यूशन लेने और घर पे जाके इसने मेजर करा, वो 4.9 निकला क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो गया इसके घर पे और मेरे फैक्ट्री का अलग अलग था। तो वो तो मेरे को क्लेम करेगी ना आपने मुझे गलत सब्सटेंस दिया, और जैसे ही मेरी फैक्ट्री वापस आएगी फिर दोबारा से 5 मोलर, ये कहेगी कि क्या जादू है। तो बेटा क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड है, डिनोमिनेटर वॉल्यूम का प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मोलारिटी कम या ज्यादा चेंजेस दिखा रही है। और क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रह पा रही है इसलिए दैट इज नॉट प्रेफर्ड ओवर मोलालिटी, हेंस मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी।